गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 जो है वो कर रहे हैं, और उस लेसन के अंदर हमने जो अपने साउथ इंडिया के अंदर जो एम्पायर रहा है उनके बारे में हम जान रहे हैं कि साउथ इंडिया के अंदर कौन कौन से मेजर एम्पायर रहे हैं, कौन कौन से मेजर जो उनके किंगडम्स रहे हैं, जिनका शासन जो कितना अच्छा चला, उसके बारे में हम जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा वो है द डिक्लाइन ऑफ द चोल्स। तो यहाँ चोल्स और पल्लव और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चोल्स जो थे उनके शासन के बारे में हम बात करते हैं कि उनका शासन के अंदर कौन कौन से जो किंगडम्स जो रहे हैं, कौन कौन से किंग्स या रूलर रहे हैं जिनका एक बेटर जो है शासन रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द डिक्लाइन ऑफ द चोल्स। द चोल्स एम्पायर रिमाइंड इंटैक्ट अप टू AD 1122। तो कहते हैं कि जो चोल एम्पायर है उनका शासन जो है वो 1122 AD तक जो है उनका रहता है। देयर आफ्टर इट बेगन टू डिक्लाइन एज ए रिजल्ट ऑफ constant wars with the Chalayu. The Chalayu ruler Vikramaditya recognized the control of Bengi. By the end of 13th century, the Pandya and the Hoyals also proclaimed their independence. It finally became a part of the great Hindu kingdom of Vijayanagar in the 14th century. तो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो चोल थे उनका युद्ध होता है चलायु के साथ, और उस टाइम चलायु का जो राजा था विक्रमादित्य वो काफ़ी अच्छा जो कंट्रोलर था। और उसके बाद जो 13th सेंचुरी तक जो है ना चलायु का शासन जो है वो रहता है। उसके बाद जो है पांड्या और होलसेल्स जो है ना उनका भी जो है वो अलग अलग एरिया के जो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट होने के लिए। उसके बाद कहता है कि जो ना यहाँ पर और भी हिंदू किंगडम रहे हैं जो कि विजयनगर के अंदर जो ना हम कह सकते हैं 14th सेंचुरी के अंदर जो ना वो एक ग्रेट हिंदू किंगडम्स रहे हैं। अब हम बात करते हैं चोल के बारे में कि चोल का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस प्रकार का था। द चोल एम्पायर वाज वेल एडमिनिस्ट्रेटेड, द किंग इंजॉयड पावर एंड ग्लोरी। तो कहता है कि जो चोल था उनका एम्पायर के अंदर जो है काफ़ी वेल तरीके से जो है उनका शासन था, और जो किंग थे वो अपनी पावर को जो ना अच्छे से जो है वो यूज़ कर रहे थे। He had a group of ministers and high officials to help him. For administrative conventions, the kingdom was divided into provinces called mandalam, which were administered by governor. The mandalams in turn were divided into a number of districts called Vandas. A Vandas consisted of a group of villages. The lowest unit was the village of या विलेज और ग्राम। तो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि हमारे जो भी शासन रहा है साउथ इंडिया के अंदर, तो वो लोग क्या करते थे, राजा क्या करता था कि वहाँ के जो शासन थे उनको जो ना अच्छे से डिवाइड किया हुआ था, मंत्रिमंडल जो उन्होंने बनाया हुआ था, और अपनी जो भी शासन जो भी एरिया था उसको अलग अलग पार्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उनको डिवाइड किया हुआ था, और उनको जो है वल्डेंस जो है ना वो बोलते थे, और उसके नीचे जो ग्रुप आते थे वो विलेज होता था। विलेज को जो है ग्राम बोलते थे या उनको बोलते थे विलेज। द मोस्ट स्ट्रिंगिंग फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलर असेंबलीज एट डिफरेंट लेवल। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है ना उन लोगों ने अपनी एक जो है वो असेंबली जो है वो बनाई हुई थी, और वो डिफरेंट लेवल की जो है ना वो असेंबलीज होती थी और काफ़ी पॉपुलर जो वो होती थी। असेंबली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वाज कॉल्ड नतर। ए बिग सिटी आल्सो हैड इट्स ओवन असेंबली कॉल्ड नगरता। दीज असेंबलीज परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस। तो ये कहता है कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट जो लेवल के जो हमारी सिटीज़ होती थी या फिर उनके जो असेंबलीज होती थी, डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल के ऊपर जो ना अलग अलग उनकी असेंबलीज होती थी, और उनके जो फंक्शन था वो भी काफ़ी डिफरेंट फंक्शन होता था हर एक असेंबली के। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट
सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोअर लेवल से हम बात करेंगे तो विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस प्रकार का था। विलेज enjoyed a large amount of freedom in the management of their affairs. Each village had two assemblies or councils. The hour was the general assembly of all the villagers. The Sabha was a smaller body whose members were elected by the all villagers. तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ना उनका जो फंक्शन था वो लाइक एट एम प्रेजेंट जो हमारा फंक्शन है उस तरह का जो फंक्शन वो रखते थे कि असेंबली है उनको जो ना चुनाव इलेक्शन हो रहे हैं और जो अलग पार्ट जो डिवाइड किए गए हैं असेंबलीज के विलेज के असेंबली के। तो सबसे अपर जो असेंबलीज थी विलेज के अंदर वो थी हमारी उसको बोलते हैं उर। और उसके बाद कहते हैं यहाँ सभा भी होती थी और ये स्मॉल बॉडीज है हमारी विलेज के अंदर। The member of the Sabha were required to be educated, to be owners of land and well versed in administrative matters. तो कहता है कि जो भी सभा के अंदर जो मेंबर होते थे ना, एक तो वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि एजुकेटेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, साथ में जो है उनके पास ज़मीन भी होनी चाहिए और वही लोग जो ना अच्छे जो ना एडमिनिस्ट्रेटिव भी होने चाहिए जो कि हर एक मैटर के अंदर जो ना वो अपने ओवन जो विचार वो थॉट वो रख सकें। The method of election was that name slip of all candidates were mixed up in a pot, from which they were drawn one by one a small boy. तो यहाँ पर ये कहता है कि जो भी कैंडिडेट को चूज़ करने के लिए क्या करते थे कि वो ना एक स्लिप बनाते थे और उनके अंदर जो उन जितने भी कैंडिडेट थे उनके नेम रख कर जो ना एक पोट के अंदर डाल देते थे और फिर जो ना कोई छोटे बच्चे से जो ना वो ड्रा जो उनसे निकाला जाता था और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद होता था रिजल्ट। द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड बाय ए विलेज प्रीसेट। तो ये कहता है कि जो ना जो रिजल्ट का जो अनाउंस करने वाला था वो विलेज के अंदर जो ना कोई बुजुर्ग या कोई मौजूद व्यक्ति जो है उसको अनाउंस करता था। द सभा गैदर टैक्स रेगुलेटेड वाटर सप्लाई एंड मैनेज्ड ऑल इंस्टीट्यूशंस सच एज टैंक्स लेक्स टेम्पल्स एंड स्कूल। It also settled disputes between villagers. तो बच्चों यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो ग्राम सभा है वो जो गैजेट का जो टैक्स लेती थी उनसे और उनका ध्यान रखती थी कि जो कैसे जो वाटर सप्लाई हो रहा है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है मैनेज उनका मैनेज करती थी, चाहे वो टैंक्स है, कोई लेक्स है या टेम्पल्स है, स्कूल है, तो उनको प्रॉपरली जो उनको मेंटेन जो है वो करते थे और जितने भी जो अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है विलेज के अंदर उनको जो वो मेंटेन करते थे। उसके बाद है एसोसिएशंस ऑफ ट्रेड्स। तो यहाँ पर ट्रेड का जो ना एसोसिएशन जो था वो व्यापार जो किया जाता था। तो एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स क्राफ्टमैन्स एंड अदर वोकेशनल ग्रुप्स वर नाउ एज नगराम्स। दे वुड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। तो ये कहता है कि जो एक एसोसिएशन भी बना होता ट्रेडर्स का और वो ट्रेड करते थे, उसके अंदर क्राफ्ट्समैन थे, उस वोकेशनल ग्रुप थे जो भी काम करने वाले जो लोग थे वोकेशनल जो काम करते थे तो वो उसमें शामिल थे। उनको जो है नगरमाज जो है वो बोलते थे, यानी कि हम कह सकते हैं वो नगर में जो है वो रहते थे वो लोग। उसके बाद है केयर ऑफ पीजेंट्स, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर हैं उनकी कंडीशन कैसी थी, उनकी केयरिंग कैसी होती थी, इसके बारे में हम जानेंगे। द चोल किंग्स टुक गुड केयर ऑफ द पीजेंट्स, यानी कि यहाँ पर कहता है कि जो चोल जो किंग थे वो जो हमारे फार्मर थे, किसान थे, उनकी जो है काफ़ी अच्छी जो है वो केयरिंग की जाती थी। द पीजेंट वर एग्जाम्पल फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू व्हेन देयर क्रॉप्स फेल्ड। तो वो कहता है कि अगर पीजेंट की जो फार्मर है उनकी अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो जो लैंड रेवेन्यू है उसके जो ना वो छोड़ दिया जाता था। कंस्ट्रक्शंस ऑफ टैंक एंड कैनाल्स हेल्प इन इरिगेटिंग। तो कहता है कि जो ना जो पीजेंट्स हैं उनके लिए जो ना टैंक्स और कैनाल्स जो ना वो बनाए जाते हैं ताकि जो ना इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए जो ना उसको पानी को जो ना वो यूज कर सकें। और ये टैंक को जो ना वो जो वेस्ट लैंड है उसके अंदर जो उसको बनाते थे। दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट फॉर बिल्डिंग गुड रोड एंड ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन इन मैनी रीजन टू क्रॉप्स
व ग्रोन इन ए ईयर। तो कहता है कि 2 साल के अंदर दो फसल वो लेते थे और वो जंगलों को साफ़ कर देते थे जहाँ उनके रोड्स या वो उनके बनाने के लिए। तो इस प्रकार जो ना बट जो कल्टीवेशन के अंदर जो लैंड आती है उसका उपयोग जो ना रोड्स उसके लिए बनाने के लिए यूज़ नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कि जो चोर्स थे उनको रेवेन्यू यानी कि टैक्स कहाँ से आता था, उनका जो खर्चा था वो कहाँ से निकलता था। द चोर्स कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। तो ये कहता है कि जो हमारे पीजेंट यानी फार्मर है, ट्रेडर्स यानी व्यापारी है, या जो व्यापार करने वाले जो मर्चेंट्स हैं वो लोग जो ना उनसे जो ना वो टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्स ऑन माइन्स एंड ड्यूटीज ऑन imported goods also brought in substantial रेवेन्यू। तो ये कहता है कि जो माइनिंग और जो ड्यूटीज जो दी जाती थी वहाँ से भी जो टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक वर्कर्स और पब्लिक यूटिलिटी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वर्कर्स है, जो पब्लिक की जो यूटिलिटी जो है वो कर रहे थे, कहाँ से जो वर्कर्स आ रहे थे काम करने के लिए और रेवेन्यू कौन इकट्ठा कर रहा था, उनको कौन काम संभालता था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। A part of the revenue was spent on the maintenance of royal family and maintenance of the army। तो कहता है कि जो रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था, स्पेंड किया जाता था, तो जो रॉयल फैमिली है उसके ऊपर और जो हमारी आर्मी थी उस टाइम, उस आर्मी के ऊपर जो उस रेवेन्यू को जो ना उस पैसे को जो वो स्पेंड करते थे। द मनी कलेक्टेड बाय द रूलर्स was spent on workers of public utility such as building of road, constructions of tanks and irrigation system। तो जो पैसा आ रहा है उसका यूज़ जो ना यूटिलाइज जो कहाँ कर रहे हैं, तो वो उसका यूज़ जो ना हम यूज़ करते थे, वो जो पब्लिक जो वर्क है उनके अंदर वो यूज़ करते थे। वो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते थे, रोड्स बनाने के लिए जो ना वो यूज़ करते थे, टैंक्स बनाते थे और इरीगेशन सिस्टम को जो ना मेंटेन रखने के लिए जो ना उससे रेवेन्यू जो टैक्स है उसको वहाँ पर जो पैसे को वो खर्च करते थे। अब हम बात करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस की। जो मिलिट्री का जो शासन था वो किस प्रकार का था। तो यहाँ हम देखते हैं द चोल क्रिएटेड ए पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी एंड स्ट्रॉन्ग नेवी। तो कहता है कि साथ साथ आर्मी तो स्ट्रॉन्ग थी उनकी, बट साथ के साथ उनकी जो नेवी है वो भी काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थी। देयर आर्मी कंसिस्टेड ऑफ आर्चर्स, फुट सोल्जर्स, हॉर्समैन एंड वार एलिफेंट्स। तो आर्मी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आर्चर भी तो उनके साथ थे और जो सोल्जर जो थे, जो यानी कि हम कह सकते हैं कि पैदल चलने वाले जो सोल्जर थे वो भी थे, हॉर्समैन भी थे जो घोड़े चलाकर जो वो युद्ध लड़ते थे घोड़े पर, और साथ में जो एलिफेंट्स भी जो ना वो वार करने के लिए वो भी उनका यूज करते थे। द नेवी हेल्प इन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द आइलैंड एंड इट प्रोटेक्टिंग द सी रोड्स। तो हम बात करते हैं कि जो नेवी है उसका क्या काम था। नेवी का जो काम था वो हमारे जो आइलैंड है उनको प्रोटेक्ट करती थी, वो लोग उसको जो है मेंटेनिंग करती थी, कंट्रोल करती थी जो आइलैंड है हमारे उनको, और साथ के साथ जो ना सी रूट था उसको जो प्रोटेक्टिंग करती थी कि जो ना कोई यहाँ पर कोई डाकू लुटेरा जो ना आ जाए, और जो सी रूट है जहाँ से ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पर कोई उसको रास्ते में कोई शिप को जो लूट ना ले, तो उसको जो मेंटेन वो करते थे। दिस वाज वेटर फॉर मेंटेनिंग कमर्शियल रिलेशंस विद द अदर कंट्री। और वो क्या काम करते थे नेवी कि जो हमारे पड़ोसी जो देश है उनके साथ कमर्शियल जो रिलेशन है उनको जो मेंटेन करती थी और उनकी देख रेख करती थी, ताकि जो है रास्ते में जो व्यापार हो रहा है कोई लुटेरा उसको लूट ना ले, तो ऐसे जो अदर कंट्री को भी जो है वो साथ मेंटेनिंग कर रहे थे। अब हम बात करते हैं सोसाइटी की कि वहाँ की जो सोसाइटी वो किस प्रकार की थी, कि सोसाइटी के अंदर क्या होता था। द कास्ट सिस्टम वर वेरी मच प्रेवल्ड इन साउथर्न इंडिया। कहता है कि जो कास्ट सिस्टम था वहाँ पर था भाई। द ब्राह्मण रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स कॉल्ड ब्रह्मोद्या। तो यहाँ कहता है कि जो ब्राह्मण्स जो थे वो सोसाइटी के अंदर सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे अपर कास्ट के अंदर जो आते थे, और उनको जो ना लैंड जो ना उनको ऑफर मिलती थी, उनको जो ना ब्रह्मोद्या हम कह सकते हैं कि जो ना एज उनको गिफ्ट जो उनको मिलती थी। देयर लैंड वाज एग्जाम्प्ड फ्रॉम टैक्स। बिसाइड्स द ब्राह्मण्स merchants had emerged as a powerful class. They owned a lot of wealth. The social
status of the people called outcast was pitiable. They could not draw water from the common wells, nor were they allowed to enter temples. The laborers in the towns worked hard all their life. तो बच्चों यहाँ सोसाइटी के अंदर हम बात करते हैं तो जहाँ पर जो ब्राह्मण हैं उनको जो सबसे ऊपर जो है वो रखा जाता था, सबसे जो है ना वो टॉप के अंदर होते थे। और उनको जो है ना लैंड भी जो उनको ग्रांट की जाती थी, उनको दान में मिल जाती थी। और जो है ना वो टैक्स जो था वो नहीं देते थे, लैंड का टैक्स नहीं देते थे उनको। जो है काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक पावरफुल जो क्लास के अंदर उसको लेते थे। और सोसाइटी के अंदर सबसे जो है ना लॉट ऑफ वेल्थ हम उसको मान सकते हैं। और इस सोशल स्टेटस के अंदर देखते हैं तो वो लोग जो है ना सबसे अपर कास्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे पेटिबल जो पीपल थे, जिसको आउटकास्ट जो बोलते हैं, वो जो क्या था कि काफ़ी लोग के अंदर आ जाते हैं और उनको जो ना अलाउड नहीं था कि कॉमन जो वेल है, यानी कि जिसको ट्यूबवेल है या को कुआं है, वहाँ से जो है ना वो पानी उसको ले सकें। और ना ही उनको अलाउड था कि वो टेम्पल्स के अंदर जो एंटर कर सके। और जो यहाँ के जो सबसे लोवेस्ट कास्ट के जो पीपल थे वो काफ़ी लेबर करते थे और हार्ड वर्क करते थे अपनी लाइफ के अंदर। तो ये था वहाँ की सोसाइटी की जो चोल्स है उनकी सोसाइटी जो किस तरह की रही थी। अब हम बात करते हैं कि चोल्स जो थे उनका जो आर्किटेक्चर जो था वो किस प्रकार का था, कि जो उनकी जो बिल्डिंग्स जो बनाई जाती थी उनकी बिल्डिंग जो किस तरह की जो वो होती थी। तो आर्किटेक्चर जो हम देखते हैं कि उनका जो हम बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चर है, उनका जो भवन निर्माण की जो शैली है वो किस प्रकार की होती थी। द चोल किंग्स एंड द रिच मर्चेंट्स वर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स। तो कहता है कि चोल्स जो किंग थे या फिर जो रिच मर्चेंट्स थे उन्होंने जो ना ग्रेट टेम्पल्स को जो बनाया है। अदर रूलर्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया आल्सो बिल्ड मैनी मैग्निफिसेंट टेम्पल्स। तो ये कहता है कि जो ना जो हमारे दूसरे रूलर्स जो थे डेक्कन प्लेटू के अंदर या फिर साउथ इंडिया के अंदर, उन्होंने भी जो है ना काफ़ी टेम्पल जो वो यहाँ पर बनाए हैं। द रथ एंड शो टेम्पल ऑफ महाबलेश्वरपुरम। तो कहते हैं कि जो एक टेम्पल है जो काफ़ी फेमस टेम्पल है जो महाबलेश्वरपुरम के अंदर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अंडर द पल्लव रूलर्स ऑफ कंचीपुरम two form of temple architecture evolved in the south, the rock cut and the structure shrines। तो कहता है कि जो पल्लव्स के अंदर जो पल्लव थे, जो रूलर्स थे कांचीपुरम के अंदर, तो काफ़ी फेमस जो टेम्पल उन्होंने बनाया है। और उनका जो आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर था, जो इनोवेशन जो था वो काफ़ी बेटर जो हम मान सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो ना रॉक कट करके नहीं, पहाड़ को कट कर जो ना उन्होंने टेम्पल को बनाते थे। वो द रथ्स ऑफ महाबलेश्वरपुरम वर बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा वर्मन। तो कहता है कि जो उन्होंने टेम्पल बनाया था जिसको रथ्स ऑफ टेम्पल बोलते हैं, जो महाबलेश्वरपुरम के अंदर जो बना है ये, और ये भी जो है इसी तरह से बना है। द पल्लव डायनेस्टी द श्राइन्स आर कॉल्ड रथ्स इज कवर्ड फ्रॉम ए सिंगल मैसिव स्टोन। तो कहता है कि जो रथ से जो टेम्पल से बनाया गया है वो एक सिंगल मैसिव जो स्टोन है, एक पहाड़ था, पत्थर था बहुत बड़ा, और पहाड़ कह सकते हैं हम उसको कट कर जो उसको बनाया गया है। यानी कि उसके अंदर जो भी कलाकृति जो बनाई गई है, जो उसका जो गेट बनाया गया है, सब कुछ जो है एक पत्थर था, उस पत्थर के अंदर कट कर जो पहाड़ को कट कर ही जो है उसको बनाया गया है। एज ए लिटिल डिस्टेंस इज द स्टोन शो टेम्पल built by नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, इट वाज बिल्ट वाज ब्रिक एंड मोर्टर। तो कहता है कि जो दूसरा जो टेम्पल बनाया गया है वो नरसिम्हा वर्मन 2 ने जो है बनाया था। पहले वाले जो फर्स्ट था ये सेकंड है, यहाँ लिखा हुआ है ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। तो उसने भी जो ना ब्रिक और जो मोर्टर से जो ना अपना दूसरा टेम्पल जो है वो बनाया, जो कि उसके पास ही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा। और आज इस लेसन के अंदर जो हमने जो चोल्स थे उनका जो उनकी सोसाइटी के बारे में हमने जाना, उनकी पीजेंट फार्मिंग के बारे में जाना कि पीजेंट की जो केयरिंग कैसे की जाती थी, स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, क्या करते थे, उनकी सोसाइटी के बारे में हमने जाना। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।